हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट के लिए इंग्लिश हमेशा एक समस्या रही है। खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इंग्लिश एक प्रॉब्लम बनी रहती है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो माहौल में जो सुनते हैं उस माहौल के हिसाब से वो कुछ बोल लेते हैं, लेकिन जहाँ कॉन्सेप्ट की बात आती है तो उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो बोलते हैं वो सुनकर बोलते हैं। जैसे अंग्रेज का बच्चा चारों तरफ का जो माहौल होता है उसको सुन के और अंग्रेजी बोलना शुरू करता है, पर सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ये वर्ब आ रहा है या आईएनजी लग रहा है या फर्स्ट फॉर्म लग रही है, सेकंड फॉर्म या कोई हेल्पिंग लग रहा है, उस बच्चों को इस बारे में कुछ पता नहीं है। द सेम इज विद द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम। जब पेपर उनके सामने आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो दे ऑल्सो फील डिफिकल्टी इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर और द पोर्शन ऑफ इंग्लिश, राइट। तो फ्रेंड्स, जिसको देखो इंग्लिश एक प्रॉब्लम है, स्टूडेंट फ़ोन करते हैं कि सर हम इंग्लिश से छुटकारा कैसे पाएं। मैं उन्हें कई बार कह चुका हूं, फिर भी उनको ये कन्विंस करने के लिए कि अगर आप इंग्लिश का जो पोर्शन है या इंग्लिश का जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, यानी उस पेपर में जो इंग्लिश की लैंग्वेज लिखी हुई है, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, राइट, उन क्वेश्चन को समझना है। अब उन क्वेश्चन को समझने के लिए जब तक आपका ट्रांसलेशन वाला पोर्शन स्ट्रांग नहीं है, आपको जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनका यूज़ पता नहीं है, कहाँ आईएनजी लगेगा, कब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कब फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस लगेगा, कब सेकंड फॉर्म लगेगी, कब थर्ड फॉर्म लगेगी, राइट। और वी प्लस आईएनजी क्या केवल कॉन्टिन्यूसी होते हैं? ऐसा नहीं है। तो जब तक ये सारी चीज़ें आपको मालूम नहीं होंगी, बाय देन इट इज़ नॉट एंड नेवर पॉसिबल टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, और हम अप टू द मार्क ड्राफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलना और लिखना बहुत दूर की बात है, समझने की कोशिश करें। अगर हम एक भी हिंदी के सड़क की इंग्लिश बनाएंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस सेंटेंस की जब हम इंग्लिश बनाएंगे हिंदी की सेंटेंस की, तो इसमें किस हिसाब से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, और जो भी उसमें शब्द आ रहे हैं उनके इंग्लिश वर्ड्स आपको आने चाहिए। ये तो सीधी सीधी सी बात है। इस चीज़ को लेते हुए स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ सेट करने के लिए मैंने एक सीरीज शुरू करी थी। उसमें मैंने कुछ इंग्लिश के पैराग्राफ स्क्रीन पे लाके और स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करी कि देखिए ये इंग्लिश के पैराग्राफ हैं और इनको अगर समझना है तो आपको जो पैराग्राफ में एक एक लाइन है इसकी हिंदी समझ में आनी चाहिए या इसका सेंस समझ में आना चाहिए अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो, राइट। तब स्टूडेंट के माइंड में बात बैठ गई होगी कि वाकई पैराग्राफ तो बहुत दूर की बात होती है, अनसीन पैसेज तो बहुत दूर की बात होती है। किसी भी इंग्लिश का कोई भी मैटर हो, लेटर हो, एप्लीकेशन हो, पैराग्राफ हो, समरी हो, एक सेंटेंस अगर इंग्लिश का है तो उसको समझने के लिए उसमें जो हेल्पिंग आ रहे हैं, वोकैबुलरी आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है या एसईएस आ रहा है या सेकंड फॉर्म आ रही है या थर्ड फॉर्म आ रही है या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग रहा है, ये क्यों लग रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओनली देन वो व्यक्ति या वो स्टूडेंट उस इंग्लिश के सनद की हिंदी कर पाएगा। और जब हर सनद की हिंदी करता चला जाएगा तो जाहिर है कि वो पूरे पैराग्राफ को या वट एवर इज रिटन इन इंग्लिश को समझ पाएगा। और अगर उससे रिलेटेड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इट विल बी वेरी इजी टू राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि आप ट्रांसलेशन में स्ट्रांग हो, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज़ आता है, राइट, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो इस सीरीज के अंदर कुछ पैराग्राफ हमने इंग्लिश के थे, उनकी हिंदी समझाने की कोशिश करी। फ्रेंड्स, आज मैं अब हिंदी के पैराग्राफ ला रहा हूँ और हिंदी के पैराग्राफ को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, उसको ट्रांसलेट करें, ये अपन चलते हैं। और आपके ध्यान से सुने ताकि आपके माइंड में केवल ये बात बैठ जानी चाहिए कि किसी भी हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए व्हाट यू नीड मोस्ट। चलते हैं। देखिए, एक पैराग्राफ है आपके सामने, जमींदार और किसान के बीच में एक है ना वार्तालाप है। देखिए, एक जमींदार के पास कुछ भूमि थी। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है इसमें वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, काम नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, नॉन एक्शन सेंटेंस कहलाता है। लेकिन मेरा जो फुल कोर्स है उसमें मैंने
इसको नाम दे रखा है सेंटेंस विदाउट टेंस, यानी ऐसे वाक्य जिनमें वर्ब नहीं होता है, क्रिया नहीं होती है, काम नहीं होता है। राइट। तो देखिए, एक जमींदार के पास कुछ भूमि थी। जब पास और था आ जाता है तो हमें हेड लगाना होता है। सेंटेंस विदाउट टेंस नाम का जो मेरा टॉपिक है उसमें ये चीज क्लियर समझाई गई है। तो देखिए, एक जमींदार के पास एक भूमि थी, ठीक है। ए लैंडलॉर्ड हैड अ पीस ऑफ लैंड या सम लैंड। क्लियर। ए लैंडलॉर्ड हैड ए पीस ऑफ लैंड, जिससे, अब जिससे के लिए आपको लगाना है बाय विच। अब जिससे के लिए बाय विच आएगा तभी तो सेंटेंस आगे मूव करेगा। जिससे 200 रुपया वार्षिक लाभ संभव था, बाय विच एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज वॉज पॉसिबल। अब ये संभव था, ये भी विदाउट टेंस में जा रहा है क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। बाय विच एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज वॉज पॉसिबल। वह स्वयं उस भूमि को जोतता और बोता था। फ्रेंड्स, जब ताथा आता है, राइट, उसमें हैबिट नहीं होनी चाहिए। पूरी हिंदी की दुनिया में ताथा से अंत होने वाले दो तरह के सेंटेंस होते हैं, ताथा प्लस हैबिट, ताथा विदाउट हैबिट। ताथा प्लस हैबिट, जैसे कि वो गुटखा चबाया करता था, गाली गलौज किया करता था, झगड़े फसाद किया करता था। ये है ये पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन इसकी इंग्लिश एक अलग तरह से बनती है। तो ताथा विदाउट हैबिट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। वह स्वयं उस भूमि को जोतता और बोता था। ही हिमसेल्फ प्लोड, PLOUGH, हल जोतना होता है, सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि सेंटेंस सिंपल है, डिड नहीं लगेगा सेकंड फॉर्म। घूम फिर के बात कॉन्सेप्ट की आ रही है। अगर आपको टेंसेस पे अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी पकड़ है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। वह स्वयं उस भूमि को जोतता था। ही हिमसेल्फ प्लोड एंड सोड, SOW, सेकंड फॉर्म है SOWED। अभी आपको आना चाहिए। ही हिमसेल्फ प्लोड एंड सोड द लैंड। इस पर भी उसे बहुत घाटा रहता था। अब इस पर भी के लिए यानी इसके बावजूद भी, भाव को देखना है। डिस्पाइट इट या इंस्पाइट ऑफ इट। इंस्पाइट लगाएंगे तो ऑफ लगेगा, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है। तो डिस्पाइट इट बोलें, डिस्पाइट बोलते हैं, ऑफ नहीं लगाना है। इंस्पाइट बोलोगे तो ऑफ लगाना है। तो डिस्पाइट इट, इसके बावजूद भी, या इंस्पाइट ऑफ इट, इसके बावजूद भी, इस पर भी उसे बहुत घाटा रहता था। ही वॉज ऑलवेज इन डेट। अभी रहता था आ रहा है, लेकिन इसकी इंग्लिश हम विदाउट टेंस में बना रहे हैं, यानी इसके बावजूद भी हमेशा वो घाटे में ही था। राइट। अब इसके बावजूद, अपार्ट फ्रॉम इट, ठीक है ना, मतलब इवन देन, इस तरह से कई शब्द हैं इसके। तो इन स्पाइट ऑफ इट ही वॉज ऑलवेज इन डेट, DEBT, इसमें बी साइलेंट रहता है, डेट। ओके। यहां तक कि वह ऋणी हो गया, है ना, यहां तक कि मतलब इवन देन ही वॉज इन डेट, वो कर्जे में था, इस पर भी उसे घाटा रहता था और वह ऋणी हो गया। एंड इवन देन ही वॉज इन डेट, जिसको चुकाने के लिए, अब जिसको के लिए, टू रीपे दैट, जिसको चुकाने के लिए, टू रीपे दैट, उसको आधी भूमि बेचनी पड़ी। अब फ्रेंड्स, यहां पड़ी की आवाज आ रही है जब हिंदी के सेंटेंस के एंड में पड़ा, पड़ी, पड़े, यहाँ पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आ जाए और उसमें दबाव होना चाहिए, तब हम पड़ा पड़ी के लिए हेड टू लगाएंगे। पड़ा, पड़ी, पड़े और पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते से अंत होने वाले दो सेंटेंस होते हैं, दबाव वाले, बिना दबाव वाले। रोगी को 1 महीना दवाई लेनी पड़ी, दबाव है ठीक होने का। बच्चा पेड़ से गिर पड़ा, दबाव नहीं है। ये सारी बातें अगर आपको करनी है तो ये फिर फुल कोर्स में पॉसिबल है। ठीक है। जिसको चुकाने के लिए, टू रीपे दैट, उसको आधी भूमि बेचनी पड़ी। ही हैड टू सेल हिज हाफ ऑफ द लैंड। राइट। आधी जो शेष रह गई, अब आधी जो शेष रह गई, एंड रिमेनिंग हाफ। अब फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं, आधी जो शेष रहेगी, इसकी इंग्लिश ऐसे नहीं आती है कि हम मतलब जिन्हें शॉर्ट पीरियड के अंदर इंग्लिश से छुटकारा पा लें, नहीं, ये सागर है। आधी जो शेष रह गई, एंड रिमेनिंग हाफ, ठीक है, उसने ठेके पर एक किसान को दे दी। पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, डिड नहीं आएगा सेकंड। ही गेव टू ए फार्मर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। राइट।
उसने किसान को ठेके पे दे दी। एक दिन जमींदार, ठीक है ना, एक दिन ठेकेदार जमींदार को पैसे देने आया। वही आया या क्या वजह रही है, सिंपल डेट नहीं लगाना, सेकंड फॉर्म। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, टेंस पे अच्छी पकड़ है, तो हमारी जैसे लोगों की आवश्यकता ही नहीं है। आप खुद मतलब जन आसानी से जो कुछ भी हिंदी में कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश विदाउट एनी हेल्प, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन ये पकड़ करनी पड़ेगी। एक दिन, वन डे, कॉन्ट्रैक्टर जमींदार को पैसे देने आया। कॉन्ट्रैक्टर केम टू पे द मनी टू द लैंडलॉर्ड। वन डे कॉन्ट्रैक्टर केम टू पे सम मनी टू लैंडलॉर्ड, और पूछा, उसने जमींदार से पूछा, ही आस्क्ड, फिर वही डेट नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस सिंपल है। देने आया और जमींदार से पूछा, एंड आस्क्ड टू लैंडलॉर्ड, क्या तुम जमीन बेचना चाहते हो? ते हो आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग डूडस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, राइट? तो फिर आपको हेल्पिंग और बाहर करना है। क्या तुम भूमि बेचना चाहते हो? डू यू विश टू सेल द लैंड? डू आ जाएगा क्योंकि आई और यू के साथ डू लगता है। डू यू विश टू सेल द लैंड? स्वामी बोला, लैंडलॉर्ड सेड, क्या तुम खरीदना चाहते हो? फिर देखिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्वेश्चन है, क्या तुम खरीदना चाहते हो? डू यू विश टू बाय? डू यू विश टू बाय? ठेकेदार ने कहा हाँ, राइट? कॉन्ट्रैक्टर, या क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर किसानी है तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा हाँ, कॉन्ट्रैक्टर सेड यस, राइट? यदि आपको स्वीकार हो, कॉन्ट्रैक्टर सेड यस इफ यू कंसेंट। अब स्वीकार के लिए एक्सेप्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे हम। ACCEPT वो कोई चीज एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे मतलब है अगर आपकी स्वीकृति है, यहाँ पे कुछ दे तो रहे ही नहीं हम, तो यही चीज होती है कि प्रॉपर वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आना जरूरी है कि एक पर्टिकुलर जगह पे किस शब्द को हम यूज करें। यस इफ यू कंसेंट। स्वामी बड़ा चकित हुआ, लैंडलॉर्ड सरप्राइज द लॉर्ड। हुआ, आगे वजह गई, वही डिड नहीं लगेगा बिकॉज सेंटेंस सिंपल, सेकंड फॉर्म लगानी हमको। लैंडलॉर्ड सरप्राइज्ड, और कहने लगा। वर्ब के बाद जब लगा, लगी, लगे, ये तीन शब्द आते हैं तो हमें लगा के लिए बिगेन टू लगाना पड़ता है। बिगेन सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट, अगर प्रेजेंट में जाएंगे तो बिगिन, परफेक्ट में जाएंगे तो बिगन, BEGUN। यहां सेकंड फॉर्म आएगी। स्वामी बड़ा चकित हुआ, लैंडलॉर्ड सरप्राइज, और कहने लगा, एंड बिगेन टू से, मैं इससे दुगनी भूमि जोतता था। मैं इससे दुगनी भूमि जोतता था। आई प्लोड डबल ऑफ द लैंड। ठीक है, मैं इससे दुगनी भूमि जोतता था और एक पैसा तक लगान किसी को न देता था। एंड नेवर गेव एनी रेवेन्यू। नेवर गेव एनी रेवेन्यू टू एनीवन। मैं किसी को भी मतलब लगान नहीं देता था, यानी टैक्स नहीं देता था। इस पर भी मेरी हानि थी। ठीक है, इवन देन आई वॉज इन लॉस। कह रहे मैं डबल जमीन मतलब दुगनी जमीन बोता था, लगान भी नहीं देता था, उसके बाद भी मैं हानि में था। इवन देन आई वॉज इन लॉस। तुम्हारे पास आधी भूमि है। अब जहां पास है आता है वहां पे है और हैज का यूज करते हैं, राइट? ये विदाउट टेंस वाला जो मेरा नाम दिया हुआ जो और क्या कहते हैं टॉपिक है, उसके अंदर ही आता है। तुम्हारे पास आधी भूमि है, यू हैव हाफ ऑफ द लैंड, और तुम इसका लगान देते हो। यू हैव हाफ ऑफ द लैंड एंड यू पे रेवेन्यू, और फिर भी तुमको इतना लाभ हुआ कि तुमने खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए रुपया एकत्र कर लिया। ठीक है, यू हैव हाफ ऑफ द लैंड एंड पे रेवेन्यू, इवन देन यू सेव्ड मनी टू बाय द लैंड। अब इसका सार है ये, और फिर तुम इतना लाभ हुआ कि तुमने खरीदने के लिए रुपया एकत्रित कर लिया। तो हम इसको मतलब अपने भाव में बोलेंगे, लेकिन इवन देन यू सेव्ड मनी टू बाय द लैंड। क्या भेद है? वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, काम नहीं हो रहा है, विदाउट टेंस में जाइए, यानी नॉन एक्शन है के लिए ए जा जाए। क्या भेद है? व्हाट इज द सीक्रेट, राइट? किसान ने जवाब दिया। फार्मर या कॉन्ट्रैक्टर आंसर्ड। किसान ने जवाब दिया, भेद है। किसान ने,
फार्मर आंसर्ड देयर इज सीक्रेट या सीक्रेट इज बिहाइंड इट, जैसे भी आप चाहें। मैं खुद भूमि को जोतता और बोता था। आई माई सेल्फ प्लोड एंड सोड द लैंड। वही पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, डिड नहीं सेकंड फॉर्म। आई माई सेल्फ प्लोड एंड सोड द लैंड। और तुम दूसरों से काम करवाते थे। फ्रेंड, जब वर्ब में वाह की आवाज आ जाती है तो ऐसे शब्दों की हमारे पास इंग्लिश वोकैबुलरी नहीं है। लिखना, लिखवाना, पढ़ना, पढ़वाना, मांगना, मंगवाना, सेकना, सिकवाना, बनाना, बनवाना, पकाना, पकवाना। फ्रेंड्स, जब वर्ब में वाह लगा देते हैं तो ऐसे हिंदी शब्द का हमारे पास इंग्लिश वर्ड नहीं है। लिखने के लिए सुना है आपने राइट, लिखवाने के लिए देयर इज नो वोकैबुलरी। पढ़ने के लिए रीड है, पढ़वाने के लिए कोई शब्द नहीं है। सेकने के लिए बेक है, सिकवाने के लिए कोई शब्द नहीं है ना। तोड़ने के लिए शब्द है, तोड़वाने के लिए शब्द नहीं है। मांगने के लिए शब्द है, मंगवाने के लिए शब्द नहीं है। जब वर्ब में हम वाह लगा देते हैं तो ऐसे जो वर्ब हैं वाह वाले, उनकी हमारे पास इंग्लिश वोकैबुलरी नहीं है। लेकिन सैने तो रोज बोलते हैं, माँ चाय मेरे से बनवाती है। मैं रोज स्टूडेंट से वाक्यों की इंग्लिश बनवाता हूँ, है ना। मैंने कार राम से ठीक करवाई, वाह की आवाज आ रही है। अब ऐसे जो वर्ब हैं जिनमें वाह की आवाज आ रही है, इनकी हमारे पास इंग्लिश वोकैबुलरी नहीं है। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, दैट टाइम द पर्सन हु स्पीक इंग्लिश इज एब्सोल्युटली हैंडीकैप्ड बिकॉज ही इज अनएबल टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। वो जब कंसेप्ट कर ही नहीं पाएगा तो वहाँ रुक जाएगा। एंड दिस इज द ओनली रीजन मैनी स्टूडेंट्स कम और कहते हैं कि सर फ्लुएंसी बढ़ानी है। तो फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए रुकावट कहाँ आती है? सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जहाँ नहीं हो पाता है, देन अ पर्सन हु इज स्पीकिंग इंग्लिश इज एब्सोल्युटली हैंडीकैप्ड। ये प्रॉब्लम है। सार को समझो, जब समझ में आएगा तभी आप इंटरेस्ट लेंगे और एक प्रॉपर रास्ता चुनेंगे इंग्लिश सीखने का। तो देखिए, तुम दूसरों से काम करवाते थे, यू मेड अदर डू योर वर्क। कहता है मैं खुद भूमि को जोतता और बोता था। आई माई सेल्फ प्लोड एंड सोड द लैंड एंड यू मेड अदर, ठीक है, डू द वर्क। अब जमींदार बहुत पछताया। वही या क्या वजह गई, सिंपल सेंटेंस है। नाउ लैंडलॉर्ड रिग्रेटेड या रिपेंटेड या डिप्लोर्ड, पछताने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। नाउ लैंडलॉर्ड डिप्लोर्ड अलॉट, लेकिन समय उसके हाथ से निकल चुका था। द टाइम हैड पास्ड अवे, या यूं कह दीजिए बट ही हैड मिस्ड द बस। इस मतलब जो कहावतें होती हैं जो बीच में अपन किसी भी भाव को समझाने के लिए इस तरह की चीज़ों का, कॉम्पोजिशंस का यूज़ करते हैं, सो दैट वी कैन इंटरप्रेट आवर थॉट्स इन ए प्रॉपर वे टू मेक द पर्सन अगेंस्ट यू प्रॉपरली। ओके, तो देखिए, अब जमींदार को बहुत पछताया। नाउ लैंडलॉर्ड रिग्रेटेड अलॉट बट ही हैड मिस्ड द बस, लेकिन वो बस चूक चुका था, उसकी बस निकल चुकी थी, यानी समय निकल चुका था। कहने का सार है, द एसेंस ऑफ सेइंग इज, जब चिड़िया चुग गई खेत पछतावत क्या हो। अब जब चिड़िया चुग गई खेत पछतावत क्या हो, इसकी इंग्लिश बुक्स में आपको मिलेगी स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट, स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट। पर वी मस्ट हैव ए क्यूरियोसिटी टू इंटरप्रेट आवर थॉट्स इन अ ब्यूटीफुल वे, इन अ डिफरेंट वे। आप डिफरेंट वे में हर चीज को करोगे, ओनली देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट पर्सन। तो डिफरेंट देखने के लिए डिफरेंट सोच होना जरूरी है। सारा खेल विजन का है। अब स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट, ये तो सबको पता है, तो फिर हम इसको और कैसे इंटरप्रेट करें? तो मैंने इसकी इंग्लिश लिखी है, जब चिड़िया चुग गई खेत पछतावत क्या हो। तो मैंने कहा फिनिश योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको एक हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें ये समझाने की कोशिश करिए। और अब तक अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपके माइंड में बात आ जानी चाहिए कि जब तक हम लोग ट्रांसलेशन पे एक प्रॉपर मास्टरी नहीं करेंगे, राइट, एक प्रॉपर मतलब जो ना उसके ऊपर कमांड नहीं करेंगे, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज़ नहीं आएगा, हमारी मतलब वोकैबुलरी में हम रिच नहीं हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बाय देन किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस की इंग्लिश नहीं बनाई जाए, हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश नहीं बनाई जा सकती। पैराग्राफ तो बहुत दूर की बात हो जाती है।
अब डिसाइड ये करना है आपको कि सच क्या है, बस उस सच के रास्ते पे चलें। और कहते हुए मैं ये हेजिटेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा जो 40 साल का एक्सपीरियंस है, राइट, उसको मैंने अब ऑनलाइन लाया हूँ, राइट। और मैं ऑनलाइन भी केवल पढ़ा के नहीं छोड़ता हूँ। मेरे और लोगों के बीच में जो बड़ा डिफरेंस है वो ये कि लोग पढ़ा के छोड़ते हैं, मैं पढ़ाता कम हूँ, प्रैक्टिस ज़्यादा कराता हूँ। और प्रैक्टिस भी नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश से छुटकारा पाने का तरीका आप समझ रहे होंगे, ठीक है। सच्चाई के रास्ते पे चलें और जो सच है उसको अपनाएं। विद दिस वर्ड्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू। जय हिंद।